नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परमार क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए कक्षा 12वीं का जो पेपर है रसायन विज्ञान का, उसके मॉडल पेपर को हम हल करने वाले हैं, जिसके हम आपको बताएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसके रिक्त स्थान वाले आपको और अति उदाहरण प्रश्न भी आपको हल करके बताएंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये मॉडल पेपर 2024 का है, आप यहाँ पर दे सकते हो। इसका टाइम की बात करें 3 घंटे 15 मिनट इसका क्या होने वाला टाइम होने वाला पेपर का। और पूर्णांक ये कितने नंबर का आएगा, 56 नंबर का पेपर आएगा। आप एक क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ के सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो पेपर में आपको ध्यान में रखने होते हैं, तो ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही दिया गया है। आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से भी देख सकते हैं। एक आदर्श विलियन का गुण होता है, पहला क्वेश्चन है कि एक आदर्श विलियन का क्या गुण होता है। तो इसमें क्या होता है, यह राउल्ट नियम को भी मानता है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट आंसर है। इसकी एनाथैल्पी एंथैल्पी होती है, इसमें परिवर्तन के तो मिश्रण क्या होता है, जीरो होता है, ये भी सही है। और मिश्रण आयतन होता है, आयतन का परिवर्तन होता है, ये भी जीरो होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाए। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए, आदर्श विलियन के गुण कौन से होते हैं। तो ये 3 गुण होते हैं। ये राउल्ट नियम का पालना करता है, और ये एंथैल्पी परिवर्तन का मान इसका शून्य होता है, और आयतन परिवर्तन का मान भी इसका शून्य होता है, यानी उपरोक्त सभी होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर से आया है। सेकंड चैप्टर का नाम जो कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से आया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण होता है। तो ये होता है सी नंबर इसका राइट आंसर है। सी नंबर हाइड्रोक्साइड और आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और आयरन ऑक्साइड का होता है आयरन ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का एक मिश्रण होता है जो कि जंग लगना है। आप जंग लगने की अभिक्रिया भी याद रखिएगा। और एक बात और याद याद रखिएगा, जंग लगना जल व ऑक्सीजन की जब वायु से नमी की मात्रा अधिक होती है तो जंग तेजी से लगता है। जल किसकी उपस्थिति में लगता है, जल और वायु की उपस्थिति में लगता है। और क्या होता है कि जब वायु में नमी ज़्यादा होती है, वायु में क्या होती है, नमी ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तो जंग क्या होता है, तेजी से लगता है। जंग क्या लगता है यहाँ पर, तेजी से लगता है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगभग समय होगा। कितना समय लगेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूरा होने में कितना समय लगता है। तो अर्ध आयु में बता रखा है, यहाँ पर सब अर्ध आयु में दे रखा है। तो अर्ध आयु में आपको लगेगा या 3.3 गुना लगता है। इसका पूरा आंसर होगा 3.32 गुना होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग सिंथरांक की इकाई क्या होती है, यहाँ पर बतानी है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया की यहाँ पर बतानी है आपको। सिंथरांक, वेग सिंथरांक की इकाई कौन सी होती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, इसमें मिस प्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये तो होती है, ये होती है जो एक नंबर है मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो ये होती है शून्य कोटि के लिए होती है वेग संतरण इकाई। और ये होता है एस इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जो कि तो होती है प्रथम कोटि वेग संतरण के लिए इकाई। द्वितीय कोटि के लिए क्या होती है, यहाँ पर मोल, मोल इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है। तो चलिए आप यहाँ पर याद रखिएगा, प्रथम व द्वितीय और शून्य कोटि के लिए वेग संतरण की इकाई तीनों ही याद कर लीजिएगा। आपको मैंने तीनों ही बता दी गई है। यहाँ पर ये होती है शून्य कोटि के लिए, ये होती है प्रथम कोटि के लिए, और द्वितीय कोटि के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है लैंथेनाइड के परमाणु आकार में क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एफ ब्लॉक से पूछा गया है। तो लैंथेनाइड से क्या होता है,
त्रिज्या घट जाती है, यानी त्रिज्या इसमें घटती है, त्रिज्या इसमें घटती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लेंथ नेट संकुचन भी होता है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर बताने हैं EDTA की फॉर्म में समन्वय संख्या बतानी है। तो इसमें समन्वय संख्या कितनी होती है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो 6 नंबर होता है, इन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक षष्ठ द्वितीय लिगेंड है, अष्टफल के द्वितीय लिगेंड है, इन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन 6 इसकी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो कि क्लोरोफिल की संरचना होती है उसके बीच में कौन सा तत्व मिलता है। तो उसमें मिलता है मैग्नीशियम मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, आयरन होता है, Fe आयरन होता है, ये भी आप इसमें साथ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में सार कौन से होते हैं, यहाँ पर बताना DNA में बेस कौन कौन से होते हैं। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये क्या है, सारे DNA के सार है। और यहाँ पर क्या, थाइमिन की जगह क्या आता है, यूरेसिल आ जाता है। तो ये क्या होते हैं, RNA के सार बन जाते हैं, RNA के सार बन जाते हैं। ये तो DNA के सार यहाँ पर पूछ क्या रखा है, DNA के सार पूछ रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे RNA के सार कौन से होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल, साइटोसिन। यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल आ जाता है, तो कैसे RNA के बन जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन सा, यहाँ पर इसमें बताना, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, इसमें से कौन सा प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज जो कि हमारे अर्थ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिस्बर्ग अभिकर्मक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने अभिकर्मक आपको याद रखने हैं। तो ये क्या है, कौन सा होता है, फेनिल, इसका होता है बेंजीन, सल्फोनिल क्लोराइड, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है बेंजीन C6H5SO2 और Cl। इसका सूत्र ये होता है, याद रखिएगा। ये कहता है सल्फोनेट में बनाने में काम लिया जाता है, जो कि 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन से इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, लेकिन यह 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन नहीं किया जाता, सल्फोनेमाइड बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सूत्र भी आप ध्यान रखिएगा हिस्बर्ग का, और इसका नाम होता है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड X से अभिक्रिया करके एक वन रंजक देता है, तो अभिरंजक यहाँ पर बचाना, तो कौन सा होता है, C6H5NH2, यानी यहाँ पर C6Hn बेंजीन NH2 कौन सा होता है, एनिलीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, एनिलीन होता है, इसका सूत्र होता है C6H5NH2, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक है, अगला पूछ रखा है, ल्यूकस अभिकर्मक कौन सा है, ल्यूकस अभिकर्मक कौन सा है, निर्जल या होता है निर्जल जिंक क्लोराइड और HCl होता है, तृप्त HCl होता है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकस अभिकर्मक को भी आप याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन नेक्स्ट है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है। जब एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। आगे हम चैप्टर वाइज MCQ करवाने वाले हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चेतक के रूप में इसमें से बताना है आपको किसका किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड का भी किया जाता है, इसमें अगर दे रखा हो तो नाइट्रस ऑक्साइड भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्लोरोफॉर्म दे रखा है तो क्लोरोफॉर्म का भी इसका उपयोग किया जाता है।
आगे हमें एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें हमें पहचानना है CN साइनाइड से अभिक्रिया की जाती है, A यहाँ पर बताना है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है और B यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन सा बनता है? एसिटिक एसिड बनता है, B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। SN अभिक्रिया से में बनता है SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण अवस्था होती है, ट्रांजिशन स्टेज बनती है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या होते हैं? 16 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? हाफ नंबर का होता है, 8 नंबर का ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले आते हैं जिसमें हमें फिल द रिक्त स्थान पूर्ति करनी होती है, हमें बताना होता है। वे भी 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन भी हाफ नंबर के होते हैं, यानी तो ये टोटल 5 नंबर का ये होता है। चलिए इसका भी शुरू कर लेते हैं। तो पहले में आपको आएगा कार के रेडिएटर में प्रयोग की सलाह दी जाती है, यानी क्या बदलने के लिए सलाह दी जाती है? तो इसको बदलने की सलाह दी जाती है जिसका नाम है कूलेट। यानी गाड़ी जब पुरानी हो जाती है 4 से साल, तो इसमें क्या बदलना चाहिए? कूलेट। यहाँ पर आएगा कूलेट, ठीक है ना, आप ये ध्यान में रखिएगा। विभवांतर को मापते हैं, यानी विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? वोल्ट मापी है, वोल्ट मापी। क्या नाम होता है? वोल्ट मापी, वोल्ट मापी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो ऑफकोर्स ये बढ़ जाती है, यहाँ पर आएगा बढ़ जाती है सांद्रता। जब अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं तो सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ ही जाता है, क्योंकि उसकी संगठता भी बढ़ जाती है। चलिए, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला संक्रमण तत्व कौन सा है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक तत्व ऑक्सीकरण अवस्था रखने, ऑक्सीडेशन स्टेज सबसे ज़्यादा किसी की होती है? तो Mn की होती है। तो इसकी कितनी होती है? तो +7 तक होती है, +7 तक होती है। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आप याद रखिएगा। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है Mn का Ar3d5 4s2। यहाँ पर 5 और 3 +7 तक ये क्या ऑक्सीजन अवस्था रख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया, इसका IUPAC नाम को बताना है। CONH3 के होल ट्वाइस 5 ONA+2 आयन यहाँ पर दे रखा आपको। इसकी हमें क्या बताना है? IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम क्या होता है? इसका IUPAC नाम होता है बच्चों पेंटा अमीनी निट्रो कोबाल्ट यहाँ पर इसका कोबाल्ट आएगा और थर्ड आयन एंड में आएगा, थर्ड आयन। तो ये इसका क्या होता है? इसका पेंटा अमीन निट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, इसका क्या होता है? IUPAC नाम होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। विटामिन ए इजी क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से सभी को पता होगा कौन सा रोग हो जाता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एल्कोहल का सामान्य सूत्र कौन सा है? एल्कोहल का यहाँ पर सामान्य सूत्र यहाँ पर बताना है कौन सा होता है। तो इसका CnH2n+1OH होता है सामान्य सूत्र। और इसका अब सीधे लिखना सूत्र चाहें तो C2H5OH भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसमें से कोई भी आप भर देना, आपके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइड के साथ Ag2 की अभिक्रिया से क्या बनता है? ये आपको अभिक्रिया करवानी एल्किल हैलाइड की। जब एल्किल हैलाइड के साथ Ag2 की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड यहाँ पर लेते हैं, जैसे RX लेते हैं प्लस Ag क्या दे रखा? Ag2 दे रखा है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड 2 लेंगे और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि Ag2AgX यहाँ पर क्या 2AgX क्या है? निकल जाते हैं, 2AgX निकल जाता है। और यहाँ पर किसका उत्पाद होता है? एंड में क्या बचता है? ROR का उत्पाद का बनता है।
तो ROR किसका क्या होता है, इथर होता है। ROR का क्या बोलते हैं, इथर बोलते हैं। यानी इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इथर आ जाएगा, इथर आ जाएगा। आप अभिक्रिया भी करवा के देख सकते हो, मैंने अभिक्रिया करवाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है DDTT, DDT का पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है डी क्लोरो डिफेनिल, डिक्लोरोडिफेनिल, डिक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोरोथेन होता है इसका, ट्राइक्लोरोरेथेन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो DT का पूरा नाम आप पता लगी होगा, डिक्लोरोडिफेनिल ट्राइक्लोरोरोथेन इसका नाम पूरा होता है, बुक में भी दे रखा है, आप ध्यान से अच्छे से देखकर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने हैं तो क्या बनता है। जब एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है तो क्या बनता है। जब हम एथिल की करवाते हैं रिएक्शन, देखते हैं करवा के, तो एथिल क्लोराइड क्या बनता है, CH3CH2 और यहाँ पर आए क्लोरीन। जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है AgCN की, AgCN, जब इसकी रिएक्शन AgCN से करवाई जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं AgCl यहाँ पर निकल जाते हैं, AgCl यहाँ पर क्या होता है, निकल जाते हैं AgCl, यहाँ पर क्या निकल जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन होता है, CH3 और CH2 और साइनाइड इसके साथ ऐड हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन होता है CH, मैंने आपको बताया CH3 और CH2 साइनाइड का निर्माण होता है। तो इसका नाम होता है एथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या होता है, एथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम निर्माण होता है, साइनाइड का इसका निर्माण होता है। तो इसमें क्या आएगा, जब एथिल क्लोराइड के AgCN के साथ गर्म करने हैं तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। या आप नाम भी लिख सकते हो, सूत्र भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो C2H5CN। अगर ये आप सूत्र भी लिखना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो एथाइल आइसोसाइनाइड, तो नाम भी लिख सकते हो। चलिए, ये 5 नंबर हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर का हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन क्या हाफ नंबर का, आधे नंबर का है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं, अति लघुत्तम प्रश्न आते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताने वाला हूँ। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये 8 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल 8 नंबर का ये पेपर क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 ऐसे विलयन के हमें उदाहरण दीजिए जो राउल्ट के नियम को घनात्मक विलयन प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको सेकंड लेसन में मिल जाएंगे। तो हमें इसके उदाहरण देने हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एसीटोन, तो एक तो होता है एसीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है एक तो, ठीक है ना। और दूसरा होता है क्लोरोएथेन। दूसरा क्या होता है, क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन। तो यहाँ पर लिख सकते हो ब्रोमोएथेन लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बेंजीन प्लस टोल्यूइन होता है। तो ऐसे बहुत सारे राउल्ट के नियम घनात्मक विचलन के उदाहरण होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर जल की मोलरता का मान बताइए। तो सामान्य ताप पर क्या होता है, जल की मोलरता का मान आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो इसका होता है 55.55 मोलरता। तो ये भी आप एक बात ध्यान में रख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता और या सेल संतराग के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो क्या रिलेशनशिप होता है इसमें, तो इसमें कप्पा बराबर CG होता है, कप्पा बराबर CG। यहाँ पर कप्पा क्या है,
विशिष्ट चालकता है, और यहाँ पर सी क्या परेख चालकता है, और यहाँ पर जी क्या सेल संतरांक होता है। तो कप्पा बराबर सी जी होता है, स्टार होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लेथेनाइड श्रेणी में त्रिसंयोजन घनायन का आकार परमाणु आकार बढ़ने पर घटता है, इस संकोचन को क्या कहते हैं। तो ये ऊपर एबेसिडे में भी आया था क्वेश्चन। तो इसमें से क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं लेंथेनाइड संकोचन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुंचन कहते हैं, लेंथेनाइड संकुंचन कहते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा निकिल कोबाल्ट Ag2 में Ni निकिल की यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो निकिल की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, तो यहाँ पर शून्य ही होगी, इसकी आप निकाल कर भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का नाम बताना है आपको। आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन में केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है, आयरन होता है यहाँ पर। एक बात और, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन कौन सा होता है, तो प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन भी होता है, ग्लोबिन। ये भी बात आप ध्यान में रखिए, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। और केंद्र में परमाणु कौन सा होता है, तो आयरन होता है फी। और हीमोक्रोपेन इसमें मिलता है। संकुल कैसे बनता है इसका, Fe आयन सेकेंड, ये इसका संकुल बनता है। प्रोटीन का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। और यह आयरन जिसके केंद्रीय परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च के दो अवयवों के नाम बताने हैं यहाँ पर। तो दो स्टार्च के नाम बताने हैं, तो कौन से होते हैं स्टार्च के, तो एमी एक तो होता है एमिलोस। स्टार्च किससे बनते मिलकर बनता है, एमिलोस प्लस एमिलो पैक्टिन का बना होता है, एमिलो एक होता है एमिलो पैक्टिन। तो ये हैं दो स्टार्च के अवयव के नाम, एमिलोस प्लस एमिलो पैक्टिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सारे समर्थक बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो इसका बढ़ता हुआ व्यवस्थित क्रम में इसमें हमें निशान ही लगाना है, इसमें कोई भी आपको निशान है यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान आ जाएगा। ठीक है, इसको सही से आप व्यवस्थित करके लिख सकते हो। चलिए सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी आपको बुक से देख के आपको हल करने हैं। तो आपको सेक्शन बी में अति लघुत्तम प्रश्न पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आया, देख सकते हो आप, ये इसका आंसर आपको सेकंड चैप्टर के विलियन लेसन में मिल जाएगा। तो यहाँ से ये पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 है, विलियन किसी विलियन के लिए मोलरता का अंतर बताना है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये बुक से पढ़ के याद कर लेना। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समाकलित वेग समीकरण आप बुक से अच्छी तरह देख के कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, इसका कारण यहाँ पर बताना है। जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता, ये भी आपको बुक के में देख को मिल ही जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा बुक में। तो ये पढ़कर आपको याद कर लीजिएगा, आप ये क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। असमानुपात से आप क्या तात्पर्य है, एक अभिक्रिया द्वारा समझाना है आपको। यहाँ पर वीबीटी की थ्योरी के आधार पर बताना है। संकुल दे रखा आपको, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण और इसकी जियोमेट्रिक और इसका मैग्नेटिक नेचर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 की भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटीन की प्राथमिक व द्वितीयक संरचना को बारे में आपको बताना है। प्रोटीन की प्राथमिक व द्वितीयक संरचना के बारे में बस समझाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ अभिकर्मक क्या है, यह किसके लिए काम आता है, इसका रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाना है। आप ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ अभिकर्मक क्या है, यह किसके लिए काम आता है, तो रासायनिक समीकरण की सहायता से भी समझाना है। तो यहाँ पर भी आगे रिएक्शन अभिक्रिया दी हुई है, इनके आंसर भी आपको बुक में देखने को मिल ही जाएंगे। आपको इन अभिक्रिया के उत्पाद बनाना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये एक रिएक्शन है, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आप आरबीसी बोर्ड के लिए है राजस्थान।
अजमेर बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोपेनॉन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल अपघटन करने से बनने वाले उत्पाद की संरचना व आईपीसी नाम की और अभिक्रिया भी आपको लिखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रूपांतर लिखिए। एथेन में ब्रोमोएथेन, प्रोपेन 1 प्रोपो, नाइट्रोप्रोपेन, टोलुइन से बेंजील एल्कोहल। इसका रूपांतर ऐसे एथेन से ब्रोमोएथेन कैसे बनेगा, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन कैसे बनेगा, टोलुइन से बेंजील एल्कोहल कैसे बनेगा, आपको कन्वर्ट करके अभिक्रिया लिखनी है। आगे आता है सेक्शन सी, जो कि होता है 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। इसमें भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें अथवा पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यूरिया यहाँ पर NH2CONH2 होती है कि दुर्बल एक अम्लीय क्षारीय व्यवहार में रासायनिक अभिक्रिया देखकर समझाइए। एक यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है आपको, इसको भी आपको पूरा करना है। और है नाइट्रोबेंजीन की अनुवादी संरचना आपको यहाँ पर समझानी है। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और तीनों को मिलाकर ये 3 नंबर हो जाते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आते हैं तो इससे नीचे अथवा में भी दे रखा है ना, आप अथवा में भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप निशान लगा लीजिए। एनिलीन की अनुवादी संरचना, एनिलीन की अनुवादी संरचना आपको निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया क्रम से ए या बी को पहचानना है। यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17वां नंबर क्वेश्चन में भी आपको एक अभिक्रिया वेग संरचना की इकाई अभिक्रिया वेग समान है, तो अभिक्रिया की कोटि समझाना आपको। अभिक्रिया दे रखी है, वेग संरचना की इकाई बतानी है। सदम एकाणु अभिक्रिया को उदाहरण देकर चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सदम वाली अभिक्रिया आपको समझानी है और इसके अथवा में भी आप दे सकते हो, अथवा में भी कर सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए पेपर का पूरा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एथेनॉल वैक्वांथनॉन मेथोक्सी मेथेन से उच्च होता है, समझाइए आपको। ये भी आप कर सकते हो। क्या होता है जब फिनोल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, अभिक्रिया रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम यहाँ पर आपको देना है, तो 3 डिग्री बताना है। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया लिखनी है, यहाँ पर विलियम संश्लेषण की अभिक्रिया लिखनी है, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल की अम्लीय प्रकृति को समझाना है यहाँ पर आपको। क्या होता है जब फिनोल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। ये अभिक्रिया भी लिखना है। ये आगे आता है सेक्शन डी, जो कि बड़े क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये भी 8 नंबर का ही पेपर क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी आता है। तो पहला क्वेश्चन है टोलेन परीक्षण किस समूह की पहचान हेतु उपयोग में लाया जाता है, रासायनिक समीकरण देनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीमेंस अपचयन एवं वोल्फ कसिनर अपचयन को एक अंतर आपको बताना है। एल्डोल अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपको लिखनी है। कार्बोनिल समूह का निर्माण का कोई सार्य कक्षीय आरेख बनाना है आपको। इसके अथवा में भी आपको देखने को मिल जाएगा। कार्बोनिल समूह की आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बतानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। एल्डिहाइड की टोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे विभेद करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल व क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होने का कारण भी बताना है। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बुक से देख के कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना, ये चालकता की ओर आया है, जो कि अब फ्राइडे का प्रथम नियम, यदि एक एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक किसी विलयन में प्रवाहित किया जाए तो इसका गणित के व्यंजन व्युत्पन्न कीजिए। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलर चालकता ज्ञात करने की व्यंजक लिखिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। आई होप कि आपने ये पेपर पूरा एनालाइज कर लिया होगा। तो आपको सेक्शन बी और सी और डी आप अपने बुक से देखकर अपने नोट्स से देख के कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पेपर प्रत्येक चैप्टर की MCQ बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस पेपर की पूरी PDF देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।